बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको याद है कि कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो हमें ये बात बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म कैन आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस ब्रांच को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक यूनिफिकेशन थ्योरी दी गई जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कंसेप्ट वो दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड जो है अब हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहे थे, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ओनली अराइजेज व्हेन चार्ज इज मूविंग, व्हेन चार्ज इज स्टैटिक देन इट्स ओनली सराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट व्हेन इट स्टार्ट मूविंग इट आल्सो सराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और कल का लेक्चर इस पे डिस्कशन में इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था। मैंने आपको बताया था जब करंट स्ट्रेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी, और जब करंट सर्कुलेट करेगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो सकती है। यानी कि आपके पास एक मकनातीस होता है तो वो तो होता ही मकनातीस है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बना देती हैं। और अगर आप एक सर्कुलर लूप ले लें, एक रिंग ले लें और उस रिंग से बिजली फ्लो करवाएं तो वो रिंग भी मकनातीस बन जाता है। एक सरा नॉर्थ अगर बिजली ऐसे बह रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये सरा नॉर्थ, ये साउथ क्रॉस बह रही है, ये साउथ ये नॉर्थ, यानी कि आप एक लूप को चाहे वो सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर हो आप एज अ मकनातीस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सरा उसका नॉर्थ का रोल प्ले करेगा, दूसरा सरा जो है वो साउथ का रोल प्ले करेगा, एंड यू कैन मेक इट एज अ मैग्नेट। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि वी कैन मेक अ मैग्नेट फ्रॉम वायर, हम एक तार से मकनातीस बना सकते हैं, और तार से बनाया जाने वाला मकनातीस उसमें फिर और भी हम रिंग्स की तादाद, टर्न की तादाद बढ़ा देते हैं ताकि वो और ताकतवर मकनातीस बन जाए। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आपके पास बार मैग्नेट होता है। तो वो पहले बच्चों ये नॉर्थ साउथ इट्स सिमिलर टू द सो कॉल्ड नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट की तरह सिमिलर है। फर्क ये है ये जो बार मैग्नेट है ये परमानेंट मैग्नेट होता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। फिजिक्स में हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं, इसको सोलेनॉइड भी बोलते हैं। और अगले चैप्टर में इसको खास प्रॉपर्टी की वजह से हम कॉइल या फिर इंडक्टर भी कहेंगे। कॉइल, इंडक्टर, सोलेनॉइड, कॉइल, इंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तमाम मिलती जुलती चीज़ें हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये हमें पता चला कि हम बिजली की तार से भी मकनातीस बना सकते हैं, और इस मकनातीस की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन हैं। प्यारे बच्चों, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम बहुत जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। आपकी डोर बेल में इस्तेमाल होता है, सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इसको हम अप्लाई करते हैं क्योंकि मकनातीस है, बिजली वाला मकनातीस है। ये आपके पंखों में भी इस्तेमाल होता है, जनरेटर्स में, मोटर्स में, डायनामो, इससे बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं। तो ये चीज़ें ये भी आज ये कल वाली बात को थोड़ा सा मैंने मज़ीद एम्फिसाइज किया है। आज हम बाकायदा तौर पर एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में जिसका नाम है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं बता रहा हूँ, ये कल वाला जो बात इंट्रोडक्टरी बिहेवियर मैंने बताया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपके पास क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। टॉपिक का नाम भी सुना करें ना, उससे भी सोचा करें। मैग्नेटिक, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कौन सी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका पहला यूँ समझे टॉपिक है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। इसको अब आपने समझना है, इसलिए अपना कंसेप्ट जो है आपने क्लियर करना है। तो टॉपिक का नाम क्या बताया मैंने आपको? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड।
कि यानी कि अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट बह रहा हो, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो रख देने पे उस पर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कैसी होगी, वो फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, उस फोर्स का फार्मूला क्या होगा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आज हमने ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसी तार जिससे बिजली बह रही हो, उसको मकनातीसी फील्ड में रखें, मैग्नेटिक्स के बीच, मैग्नेट्स के बीच रखें, मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो उस पर जो फोर्स आएगी उसका फार्मूला क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स वेक्टर है ना, तो सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड को नहीं, डायरेक्शन को भी देखना है प्यारे बच्चों। तो अब मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ। कई किस्म के डायग्राम मौजूद हैं बुक में और मैं बुक वाले डायग्राम को अगर चाहते हैं तो बना देता हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से एक डायग्राम बनाता हूँ जो ज़्यादा अच्छी हो, जिससे आप ज़्यादा सिंपल तरीके से इस बात को समझें, ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए, आप समझने की कोशिश करें। देखिए बात को समझें। फर्ज करें ये एक मैग्नेटिस है, उसका नॉर्थ पोल है, ये एक मैग्नेट है, उसका साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती है। ये बातें आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने बताई क्या। पर अब अगर यहाँ पर मैं एक तार रख दूँ, कंडक्टर रख दूँ, ये डॉट, याद रखें प्यारे बच्चों कि डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ पेज या टुवर्ड अस, और क्रॉस का मतलब होता है इनटू पेज या अवे फ्रॉम अस। ये दो मतलब मैंने, तो ये डॉट करंट जो है, बिजली का करंट, वो डॉट की सूरत में आ रहा है। डॉट के मतलब करंट हमारी तरफ कब आएगा, जब हमने तार को यूं पकड़ा होगा। यानी कि आप इस डायग्राम को थोड़ा ठंडे दिमाग से सुने कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और बिजली की तार हमने यूं रखी हुई है, जैसे मैंने पेन रखा हुआ है, तो डॉट की तरह है। क्लास आपकी तरफ चीज आ रही है तो वो डॉट की तरह होती है। तीर आपकी तरफ आ रहा हो तो आपको डॉट नजर आएगा, जा रहा हो तो वो क्रॉस नजर आता है। इसीलिए तो अब करंट जब आपकी तरफ आ रहा है, थंब की डायरेक्शन में, राइट हैंड रूल समझा चुका हूँ, करंट जब थंब की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। उंगलियां देखो, करंट आपकी तरफ है, उंगलियां देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी। इंटरेस्टिंग। अब आपने बात को सुनना है और समझना है। मैंने कैसी डायग्राम बनाई कि एक ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, जैसे छत नॉर्थ पोल हो और जमीन साउथ पोल हो, और बिजली की तार यूं पड़ी हो जैसे मेरा बाजू, और बिजली आपकी तरफ आ रही हो। तो बिजली जब आपकी तरफ आ रही होगी तो मकनातीसी लाइन एंटी क्लॉकवाइज होंगी कि नहीं। अब देखो ये जो बैरूनी फील्ड है, इसकी डायरेक्शन देखो। अब बैरूनी फील्ड, ये जो राइट साइड है, इस तार का दाईं तरफ देखो प्यारे बच्चों, दाईं तरफ में मकनातीसी लाइन, तार की मकनातीसी लाइन किधर है, ऊपर, और बैरूनी लाइन किधर है, मकनातीसों की लाइनें किधर है, नीचे की तरफ, और तार की लाइनें किधर है, ऊपर। तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, एक नीचे और एक ऊपर। और बाईं तरफ देखो, ये राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे देखो प्यारे बच्चों, लेफ्ट साइड पे ऊपर मकनातीसी लाइनें किधर हैं और तार की भी लाइनें किधर हैं, नीचे। यानी यहाँ दोनों पैरेलल हैं। क्या कहा मैंने, दो किस्म की मैग्नेटिक लाइंस हैं, एक मैग्नेट्स की मैग्नेटिक लाइंस जो ऊपर से नीचे हैं, और तार की मैग्नेटिक लाइंस हर सिमत में हैं, दाईं तरफ ऊपर में, ये इधर को जो घूम रही हैं, घूमती हुई हैं, सर्कुलेटिंग हैं। तो सर्कल के राइट साइड में बैरूनी और तार की फील्ड अपोजिट है, एंटी पैरेलल है। ऊपर देखो, ऊपर वो परपेंडिकुलर है, बाईं तरफ वो लाइक पैरेलल है, और नीचे फिर परपेंडिकुलर है। यानी कि इस तार के कितनी साइडें हैं, बिजली की तार, दाईं साइड, ऊपर वाली साइड, बाईं साइड और नीचे वाली साइड। तो दाईं साइड में जो, चूंकि थंब करंट आपकी तरफ है, मैग्नेटिक लाइंस ऊपर की तरफ है, यहाँ
ऊपर वाली लाइनों के साथ परपेंडिकुलर है, यहाँ पैरेलल है और नीचे फिर परपेंडिकुलर है। आप समझ गए होंगे, बड़ी सीधी सी बात है। ये तार है बिजली की, यूं फील्ड लाइंस हैं। ऊपर वाली लाइनों से यहाँ एंटी पैरेलल, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ पैरेलल और यहाँ फिर परपेंडिकुलर। देखो तो जहां एंटी पैरेलल है वहां फील्ड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को B से जाहिर करते हैं, वहां फील्ड कमजोर हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगी। कहां पे, दाईं साइड पे। बाईं साइड पे ताकतवर हो जाएगी क्योंकि लाइक पैरेलल है, यहां एक जैसा असर होगा अमूदी हालत में, इतना हो। यानी कि बाईं साइड पे फील्ड कमजोर, ऊपर नीचे एक तरफ इफेक्ट हो रही है 90 एंगल है और इधर ताकतवर। तो जहां फील्ड ताकतवर है जहां कमजोर है, तो ताकतवर कमजोर को धकेलता है या कमजोर ताकतवर को धकेलता है, ताकतवर कमजोर को धकेलता है। लिहाजा फोर्स इस पर इस तरफ लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगी। फैसला हो चुका, फैसला हो चुका कि इस केस में जब आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को इन मकनातीस के पोल्स के बीच रखा, नॉर्थ और साउथ के बीच रखा, और करंट आपकी तरफ जब आ रहा था तो इस तरफ अपोजिट, इस तरफ परपेंडिकुलर, इस तरफ पैरेलल, नीचे फिर परपेंडिकुलर। और अगर एक लम्हे के लिए बिल्कुल यही डायग्राम होती और करंट क्रॉस होता, क्रॉस मीन करंट उधर जा रहा होता, तो फील्ड लाइंस कैसी होती प्यारे बच्चों, फील्ड लाइंस कैसी होती, करंट आपसे अवे जा रहा था तो वो क्लॉकवाइज होती। तो अब ये नॉर्थ ये साउथ, अब यहां इस तरफ फील्ड लाइंस पैरेलल और इस तरफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, एंटी पैरेलल। देखो अगर मैं डायरेक्शन बदल दूं, करंट मुझसे अवे जा रहा हो तो इस तरफ क्या हो जाएंगी, पैरेलल, इधर वैसे परपेंडिकुलर और इधर एंटी पैरेलल। अब कहानी उलट हो जाएगी, यानी कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो कहानी उलट हो जाएगी। यहां जो कमजोर थी यहां ताकतवर हो जाएगी फील्ड क्योंकि लाइक पैरेलल, और यहां जो ताकतवर थी यहां कमजोर हो जाएगी क्योंकि अनलाइक। अब फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, समझने की कोशिश करें। या अगर मैं इसी केस में मकनातीस बदल डालूं, इसको नॉर्थ कह दूं, इसको साउथ कह दूं, फील्ड लाइन ऊपर जा रही हूं, इधर लाइक पैरेलल इधर अनलाइक पैरेलल, फिर भी फोर्स रिवर्स हो जाएगी। और इस केस में अगर मैं मकनातीस बदल दूं, ये नॉर्थ साउथ, तो इस तरफ फील्ड लाइन अपोजिट और इस तरफ पैरेलल हो जाएगी, फिर फोर्स जो है इस तरफ हो जाएगी, इधर अपोजिट तो वीक, इधर पैरेलल तो स्ट्रांग। तो लिहाजा मैं बदलता नहीं हूं, वैसे डायग्राम बनाता हूं, आपको कांसेप्ट समझाने के लिए मैंने ये डिस्कशन जारी रखी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ चुके होंगे। इसका मतलब है कि जो फोर्स है उसकी जो सिमत है कि किस तरफ फोर्स लगेगी, उसका फैसला करंट की डायरेक्शन और मकनातीसी फील्ड की डायरेक्शन करेगी। करंट की डायरेक्शन और बैरूनी मकनातीसी फील्ड की डायरेक्शन करेगी। तो बात समझ आए कि जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और रखते कैसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ था मैंने, बताओ कैसे, वो नॉर्थ थी छत, जमीन साउथ थी, मकनातीसी लाइनें यूं आ रही थी और कंडक्टर यूं रखा हुआ था, तो ये मकनातीसी लाइनों के साथ परपेंडिकुलर था। तो कहीं पर तार की अपनी मकनातीसी लाइनें एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर, पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है ये फोर्स क्यों लगती है किसी कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड में, उसको रखने से क्यों लगती है, मैग्नेटिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से लगती है कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड तार की और बैरूनी सेम डायरेक्शन में आ जाती हैं, कहीं अपोजिट, तो अपोजिट में कैंसिल कर देती हैं, सेम में ताकतवर कर देती हैं, तो ताकतवर से कैंसिल की तरफ तार पे धक्का लगता है, उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो मेरी बात समझ चुके होंगे। टॉपिक का नाम था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने बताया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और वो क्यों लगती है, इसलिए लगती है कि कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सर्कुलर होती हैं और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, कहीं पैरेलल और कहीं एंटी पैरेलल, तो वहां पर एक दूसरे के साथ ताकतवर और कमजोर करके फोर्स लगाती हैं, ताकतवर से कमजोर की तरफ फोर्स लगाती हैं। और अच्छा बच्चों, एक लम्हे के लिए अगर मैं कंडक्टर ये नॉर्थ ये साउथ, कंडक्टर को मैं यूं ना रखता, यूं रख देता, ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं है कि नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर तरफ यूं है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हर जगह परपेंडिकुलर है, फिर फोर्स नहीं लगेगी। क्या कहा मैंने कि अगर मेरे पास रिंग यूं हो तब करंट ऊपर जा रहा हो तो रिंग यूं होगा कि नहीं, मकनातीसी लाइनें, तार की मकनातीसी लाइनें यूं होंगी कि नहीं, और एक्सटर्नल मैग्नेटिसी लाइनें हर जगह इन पे परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं, हर जगह परपेंडिकुलर होगी। तो कहीं हर जगह परपेंडिकुलर होगी तो इक्वल टाइप ऑफ इंटरेक्शन होगा हर तरफ, कहीं फोर्स फील्ड बड़ी या ज्यादा कमजोर नहीं होगी, ताकतवर या कमजोर नहीं होगी, लिहाजा फोर्स नहीं लगती। लिहाजा अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ पैरेलल रख लें, आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ पैरेलल या एंटी पैरेलल रख लें, यानी कि नॉर्थ साउथ पोल और तार यूं पड़ी हो उन्हीं के साथ पैरेलल या एंटी पैरेलल, फिर फोर्स नहीं लगती क्योंकि हर तरफ एक जैसा असर पड़ता है। लेकिन अगर आपने उसको परपेंडिकुलर रख दिया, यूं, ये भी परपेंडिकुलर है या यूं 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 परपेंडिकुलर रख दिया, फिर फोर्स लगेगी। बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको की है। मेहरबानी करें कहानी को समझने की और कोशिश करें कि मकनातीसी लाइनों के साथ अगर आप तार को परपेंडिकुलर रखेंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगी, और अगर आप पैरेलल रखेंगे तो फोर्स नहीं होगी। इस बात को मैं आगे फार्मूले की शक्ल में भी आपको समझाऊंगा, फार्मूले की शक्ल में भी ये सिमत हम ढूंढेंगे, यही कंसेप्ट, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो अब कंसेप्ट से निकलने के बाद थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं कि वो आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे ये फोर्स जो है न्यूटन में जो फोर्स हम लगा रहे हैं, जो न्यूटन में जो फोर्स कंडक्टर पे सॉरी लग रही है, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो अब आप बात को सुने। इट हैज बीन experimentally observed that, ये चीज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो गया प्यारे बच्चों कि जो फोर्स है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, नंबर 1, कि जितने ज्यादा एम्पियर्स तार में बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा ये फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, इंट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाएगी और ये धक्का और फोर्स बढ़ती जाएगी। यानी कि ये जो आपने तार रखी हुई है मकनातीसी फील्ड में, इसमें आप एम्पियर्स करंट की तादाद को जब मैग्नीट्यूड को जब बढ़ाओगे, एम्पियर्स की तादाद या मैग्नीट्यूड को जब बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगी। दूसरे नंबर पे तार की लंबाई भी इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा लंबी तार मकनातीसों के बीच पड़ी होगी उतनी ज्यादा फोर्स ज्यादा होगी। यानी कि मकनातीसों के दरमियान, मकनातीस अगर छोटे एरिया के हैं, थोड़ी तार पड़ी है तो फोर्स कम होगी, और अगर मकनातीस बड़े एरिया के हैं, नॉर्थ साउथ पोल और लंबी तार मकनातीसों के बीच पड़ी है तो फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। और तीसरे नंबर पे मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, बैरूनी मैग्नेटिक फील्ड, ये जितनी ताकतवर मकनातीस रखोगे, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये फोर्स भी उतनी ही ताकतवर होगी। तो ये कितने फैक्टर नजर आ रहे हैं आप लोगों को? बिजली का करंट, जो तार से करंट बह रहा है वो करंट, या जो है तार की लंबाई, और तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे वो साइन एंगल पे भी डिपेंड करती है। साइन एंगल, एंगल किसके बिटवीन एफ बिटवीन एल एंड बी, लेंथ और मकनातीसी फील्ड के बीच एंगल पे भी डिपेंड करती है, साइन एंगल पे। साइन एंगल आपको पता है उस वक्त जवाब देता है जब दो चीज़ें परपेंडिकुलर हो, और काज पैरेलल का मैक्सिमम हासिल होता है। तो इसका मतलब बात वही है कि जब तार परपेंडिकुलर पड़ी होगी मकनातीसी फील्ड में तो फोर्स ज़्यादा होगी। यानी कि साइन एंगल, जितना मकनातीसी, ये मकनातीसी फील्ड है और तार परपेंडिकुलर पड़ी है तो ज़्यादा फोर्स होगी। अगर आपने जो है तार को ऐसे करना शुरू कर दिया तो फोर्स कमज़ोर होती जाएगी, साइन एंगल कमज़ोर, और तार को पैरेलल कर लिया मकनातीसी फील्डों की, ये मकनातीसी फील्ड है, ये फर्ज करें, चलो ये मकनातीसी फील्ड है फर्ज करें, और ये तार है। तार को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो फोर्स ताकतवर होगी क्योंकि साइन 90 होता है, बड़ा मैक्सिमम आंसर। लेकिन तार को जो ही आपने एंगल कम करना शुरू कर दिया 90 से, ये पैरेलल कर दिया दोनों को, तो फोर्स खत्म हो जाएगी, साइन 90 होता है। अगर आप इन तमाम रिलेशंस को कंबाइन करें मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 and 4, combining all above relations, we will get F is directly proportional to I
एल बी साइन ऑफ एंगल। बार बार चीख के बता रहा हूँ, एंगल किस किस के बीच ले रहा हूँ, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड या करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड। ज़ाहिर है करंट उधर होता है जिधर लंबाई होती है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच ले रहा हूँ या करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच ले रहा हूँ। तो लिहाजा ये आपके पास फार्मूला। अब यहाँ ज़ाहिर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कांस्टेंट जो आएगा वो के है, और दिलचस्प बात ये है कि के जो है इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी यूनिट भी नहीं होती और वैल्यू भी 1 होती है के की वैल्यू, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली वही जवाब दे रही हैं जो इसका जवाब है। तो लिहाजा के फिर 1 और यूनिट लेस हो जाता है। लिहाजा ये फार्मूला आपके सामने अपनी पूरी खूबसूरती के साथ स्केलर फॉर्म में सामने आ चुका है फोर्स का। कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर जो है किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है, करंट, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल पे डिपेंड करती है। अब अगर इस फार्मूले में मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करूं, ये तो मैंने आपको स्केलर फॉर्म दे दी थी, अब अगर इसकी मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो शायद ये आपको और मुतासिर करेगा। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। पहले मैंने उसकी डायग्राम पे जोर दिया है, अपने स्टाइल में डायग्राम बनाई है बुक से मुख्तलिफ। बुक वाली डायग्राम बुक में आप देख लें वो कैसे बनी हुई है, बहुत आसान है वो भी। तो लिहाजा ये आपके सामने कहानी है। मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ, है ना, बोर्ड में जगह नहीं है तो पूरा मुझे कुछ हिस्सा तो साफ करना ही पड़ेगा। अब वेक्टर फॉर्म प्यारे बच्चों, वेक्टर फॉर्म में आपको पता है आई एल बी साइन एंगल साथ नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिखना पड़ता है। और इनमें वेक्टर कौन से हैं, लेंथ डिस्प्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल होगी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और ये चीज़ें जो है वेक्टर हैं। और ये तो ये आपने कभी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो भी क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का। इंटरेस्टिंग खूबसूरत फार्मूला बना है मैग्नेटिक। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। इसका मतलब है फोर्स, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है। फर्स्ट ईयर में याद करो कि क्रॉस प्रोडक्ट हमें रोटेशन देता है, और क्रॉस प्रोडक्ट से हमें ये चीज़ मिलती है कि जो फोर्स, जो वेक्टर मिलता है वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। और है भी ऐसा। मेरे वाले डायग्राम में आप देखो ना, तार किधर पड़ी थी, इधर, मकनातीसी लाइनें किधर थी, इधर, और फोर्स वो देखो डायग्राम में किधर लग रही है, इधर। तो फोर्स इन दोनों पे परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये देखे ना डायग्राम में, ये आई था डॉट आपकी तरफ, ये लाइन थी, फोर्स इन दोनों पे परपेंडिकुलर है कि नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट है। यानी कि फोर्स इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड बी टाइम्स आई। आई अगर नहीं डालते तो इक्वेशन डायमेंशनली गलत हो जाएगी, यूनिट वाइज गलत। तो आई स्केलर क्वांटिटी है, बहरहाल करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अगर आप इसके साथ छोटा सा क्यूट सा एम लिख दें तो पता चल जाएगा कि ये मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है। तो आपकी मर्जी है, एम लिखते हैं नहीं लिखते, आपके डिस्पोजल पे है। तो ये मैंने आपको मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट, बाकी फोर्स होती है, उसकी यूनिट तो न्यूटन है। बड़ी दिलचस्प बात है कि एम्पियर, मीटर और टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला है, हम आगे पढ़ते हैं। तो एम्पियर, मीटर और टेस्ला आपको न्यूटन देते हैं। फोर्स न्यूटन लॉ जो F = ma है, F = ma की एक खूबसूरत शक्ल आ गई है तब जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो एक्सेलरेट करता है, उसकी वेलोसिटी तब्दील होती है, उस पर एक पुश लगता है, उस पर एक धक्का लगता है, उस पर एक फोर्स लगती है। तो इस फोर्स का खूबसूरत फार्मूला आपके सामने आ चुका है। और हमने देखा कि जो फोर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो लगती है वो उसकी डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में कंडक्टर और मैग्नेटिक लाइंस पड़ी हैं। जैसे मेरे वाले केस में मैग्नेटिक लाइंस यूँ पड़ी थी, कंडक्टर यूँ पड़ा था, तो अमूदी प्लेन में ये दोनों पड़ी थी, एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे। और फोर्स जो है ये तीसरे जेड एक्सिस पे लग रही थी। ये अगर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो फोर्स जेड एक्सिस पे लग रही थी। जब ये जेड है, ये वाई है, तो फोर्स एक्स एक्सिस पे लग रही थी।
तो फोर्स हमेशा उस प्लेन में नहीं होगी जिस प्लेन में कंडक्टर और मकनातीसी लाइनें पड़ी हैं। जिस प्लेन में कंडक्टर और मैग्नेटिक लाइंस पड़ी हैं तो वो फोर्स जो है उसके परपेंडिकुलर होगी। और प्यारे बच्चों, आपको वाज़े इस फार्मूला से मैसेज मिल रहा है कि देखें कि अगर एंगल जो है वो 0 डिग्री है तो उस वक्त फोर्स फिर 0 है, ठीक है, 90। और ये बात मैंने आपको कुछ समय पहले बताई थी, जब कंडक्टर और मकनातीसी लाइनें पैरेलल पड़ी थी तो आपने देखा था इक्वल इफेक्ट था, फोर्स नहीं लग रही थी और इधर भी नहीं लग रही। और इसी तरह अगर 180 एंगल पे पड़ी हो तो साइन 180 पे भी 0 होता है, यानी कि मकनातीसी लाइनों के साथ कंडक्टर करंट उस यूनिट की डायरेक्शन में बह रहा हो या एंटी पैरेलल बह रहा हो, लाइक या अनलाइक पैरेलल बह रहा हो, तो ऐसी सूरत में फोर्स नहीं लगती है। शाबाश। और अगर एंगल जो है वो 90 या 270 है तो उस वक्त फोर्स जो है वो मैक्सिमम फोर्स लगती है। आई एल बी साइन 90 पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 1, तो इस वक्त फोर्स जो है वो मैक्सिमम लगती है आई एल बी। अच्छा, वो जो लोग स्टाइलिश होते हैं वो इस फोर्स के फार्मूले को बिल भी लिखते हैं, बिल याद करने के लिए, बी आई एल, बिल, बिल वाली फोर्स, बिल, बी आई एल। और यहाँ पर ये 0 क्यों आया ये तो आपको पता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। साइन 0 पे या 180 पे 0 होता है। बड़ी दिलचस्प सी कहानी है कि फोर्स जो है ना सिर्फ आई, एल और बी पे डिपेंड करती है, बल्कि एल और बी या करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। करंट जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर गुजरेगा तो क्यों हम कुछ परपेंडिकुलर में मैक्सिमम कैंसलेशन और स्ट्रेंथनेस होती है, कैंसलेशन और रीइंफोर्समेंट होती है मैक्सिमम। और अगर एंगल थोड़ा सा कम हो जाए एंगल पर 90 से तो वो इफेक्ट वीक होता जाता है और यहाँ बिल्कुल इक्वल इफेक्ट हो जाता है और कैंसलेशन इक्वल होती है। तो फिर किसी तरफ फील्ड ताकतवर या कमज़ोर नहीं होती और फिर जो है फोर्स नहीं लगती है। तो ये आपने देखा। और इसी से हम इस मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन भी ढूंढ सकते हैं। हम मैं इस जगह को साफ करने लगा हूँ। मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन भी ढूंढ सकते हैं, ये V F और I L। तो V is called मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन and is defined as मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इधर से डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट आई। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैरिंग करंट आई इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसकी ऐसा, और अगर वो परपेंडिकुलर पड़ा हो तो फिर वो मैक्सिमम इंडक्शन होगी है। अच्छा, अब बार बार मुझे तो लिखता हूँ साफ करना पड़ता है, आप समझ जाए। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन की ऐसा यूनिट देखें। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और करंट की एम्पेयर, लेंथ की मीटर। इसको हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। और इसका नाम है टेस्ला, निकोला टेस्ला, जो एक वंडरफुल साइंटिस्ट हैं पिछली सेंचुरी के, जिन्होंने आपके पास इलेक्ट्रोमोटर, जनरेटर, बिजली, सारा कुछ मेन वायरलेस सिस्टम, सारी की मेन इजादात हैं वो निकोला टेस्ला की हैं पिछली सेंचुरी में, जिसका नाम बहुत कम लिया जाता है। एक बहुत वंडरफुल साइंटिस्ट हैं, आपने अगर इनकी तस्वीर देखी होगी। टेस्ला से एक लैब भी है और टेस्ला एक बहुत अच्छे क्यूरेशियन साइंटिस्ट है। चूँकि अंग्रेज़ नहीं था, इंग्लिश नहीं था, तो इसलिए इसको इतनी फेमस मशहूरी नहीं मिली और बेचारा गुर्बत की ज़िंदगी में मर गया। लेकिन ये बहुत ही वंडरफुल साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला। अगर आप इनको नेट पर सर्च करें, उनकी बहुत ज़्यादा इजादात है फिज़िक्स में। आज जो हम मॉडर्न साइंस में ज़िंदा हैं और चीज़ें हमारे इर्द हैं, क्रेडिट गोज़ टू दिस जेंटलमैन। तो उनके नाम पर टेस्ला एक यूनिट बनाई गई। और टेस्ला का क्या मतलब है कि जब आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो और उसकी लंबाई 1 मीटर हो और उससे 1 एम्पियर करंट बह रहा हो, तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स 1 न्यूटन होगी। तो 1 न्यूटन फोर्स जब 1 मीटर करंट वाली तार में 1 एम्पियर के बहने से लगती है तो उसको हम 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इंडक्शन को 1 टेस्ला कहते हैं।
कल मैं इसकी डायरेक्शन के लिए एक रूल पढ़ाऊंगा जिसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन वैसे मैंने आपको समझा दी है, उसके लिए मैं एक रूल पढ़ाऊंगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उससे आप डायरेक्शन को आसानी से सीख सकते हैं। आज हमने बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा फोर्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है, फार्मूला आपको समझाया है, उसकी कॉन्सेप्ट फिजिक्स समझाया है, और जो है उसको कल हम उसकी फ्लेमिंग रूल को डायरेक्शन को पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।